हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हैं थर्ड जून के करंट अफेयर्स गाइस, इनको कवर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आगे आने वाले आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूबीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं और उनके फिर मेंस आएंगे। इसी तरह से उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी अपडेट्स आते हैं सब यहीं पे आते हैं तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो इनके एग्जाम की तैयारी करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जिससे कि इनकी जो परफॉर्मेंस है यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए थर्ड जून करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि बिल्स टू अमेंड लिस्ट्स ऑफ SCs एंड STs इन झारखंड एंड त्रिपुरा पास्ट। कि एक बिल जो है SCs की और STs की लिस्ट को अमेंड करने के लिए झारखंड और त्रिपुरा से पास कर दिया गया है। जो बिल है वो इंक्लूड कर रहा है सर्टेन कम्युनिटीज़ इन द लिस्ट ऑफ STs इन झारखंड, कि कुछ कम्युनिटीज़ को ST की लिस्ट में डालनी है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डालनी है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में डालनी है। तो वो जो STs हैं यानी वो कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं जिनको STs की लिस्ट में डालनी है, वो है देशवाड़ी, गंजू, दौतलबंदी या द्वालबंदी भी कहते हैं इनको, फिर पटबंदी, राउत, मझिया, खैरी, तमरिया और ये टूरन कम्युनिटीज़। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं। तो ये पूरन कम्युनिटीज़ वगैरह ये इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इनको कहा जा रहा है कि इनको STs की लिस्ट में डाला जाएगा। फर्दर द बिल ओमिट्स द भोक्ता कम्युनिटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ SC इन झारखंड। तो भोक्ता कम्युनिटी को जो पहले SC की लिस्ट में हुआ करती थी उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और अब उनको ST कम्युनिटी की लिस्ट में डाला जा रहा है। द बिल इंक्लूड्स द डारलोंग कम्युनिटी एज अ सब ट्राइब ऑफ द कुकी ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ STs इन त्रिपुरा। तो और त्रिपुरा की अगर बात करें तो डारलोंग कम्युनिटी को सब ट्राइब बताया जा रहा है कुकी ट्राइब का STs की लिस्ट में त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अप्रूव्ड। तो कैबिनेट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ द रिवैम्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ड्यूरिंग 2022-26। तो 2022-26 के लिए जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसका एम है टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का जो मकसद है वो है पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूती देना फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। तो इसके लिए काम किया जा रहा है। द स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो स्कीम है ये एप्लीकेबल होगी, सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, सभी यूनियन टेरिटरीज के लिए। द रिवैम्ड स्कीम एम्स टू एनहेंस द कैपेसिटीज़ ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब जो नई ये स्कीम आ रही है यानी जो संशोधित योजना आ रही है उसका उद्देश्य किस चीज़ के लिए है कि हमें कैपेसिटी बढ़ानी है यानी क्षमता बढ़ानी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग हुए जो लोगों के द्वारा चुन के आएंगे इन पंचायतों के द्वारा, ऑफ PRIs यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, टू डिलीवर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट लोकल लेवल। तो जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है लोकल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे, तो वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो कैपेसिटी है उसको एनहेंस करना है। जैसे कि पॉवर्टी फ्री विलेजेस हमें बनाने हैं, हेल्दी विलेज बनाना है और एक चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाना है, यानी कि एक ऐसा गाँव जो बच्चों के लिए फ्रेंडली हो। इट ऑल्सो एम्स टू कन्वर्ज कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज, फिर प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ फॉर PRIs और अंडरटेक करनी है हमें एक्टिविटीज़ रिलेटेड अवेयरनेस जनरेशन एंड डिससेमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो रिवैम्ड स्कीम है विल कंप्राइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट कंपोनेंट्स। तो जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें कुछ शेयर, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये जो पैसा दिया जाता है ये 60-40 के रेशो में दिया जाता है कि 60% पैसा जो होगा या 100 रुपये में से 60 रुपये सेंटर देगी और 40 रुपये स्टेट देगी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अ हेल्पलाइन फॉर अबेंडेंड वाइफ्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस। हाल ही में देखा गया था या बीच में देखा गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, NRIs जो होते हैं वो भारत की लड़की से शादी कर लेते हैं जबकि उनका अफेयर या जबकि वो ऑलरेडी जिस बाहर कंट्री में रह रहे हैं, यानी कनाडा में रह रहे हैं, USA में रह रहे हैं, वहाँ पे भी शादी करके रखते हैं। तो यहाँ से जो वाइफ्स यहाँ से जो जाती हैं
तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि या तो वहाँ पे जाके उनको ले जाके छोड़ दिया जाता है, या उनसे कुछ गलत एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, या उनको डोमेस्टिक वर्कर्स बना दिया जाता है कि आप जो हैं घर का काम करेंगी, झाड़ू पोछा वगैरह लगाएंगी। तो इस चीज़ के लिए उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब इस चीज़ के लिए सुषमा स्वराज जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करती थी अपने टाइम पे, तो उन्होंने भी एनआरआईज वाइफ्स के लिए ये एक मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट में कि उनके लिए भी एक बिल आना चाहिए, एक एक्ट पास होना चाहिए जो उनको प्रोटेक्शन दे सके। तो इसी के साथ साथ एक हेल्पलाइन अब एनआरआईज की जो वाइफ्स होती हैं जिनको अबेंडन कर दिया जाता है, जिनको छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए बात की जा रही है कि एक हेल्पलाइन बनाई जाए। तो एक नेशनल हेल्पलाइन फॉर विमेन डेजर्टेड इन एनआरआई मैरिजेस, जिनको छोड़ दिया जाता है, डेजर्ट कर दिया जाता है एनआरआई मैरिजेस में, एंड द नीड फॉर अ डेडिकेटेड फंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू देम आर अमंग द रिकमेंडेशंस मेड एट अ कंसल्टेशन ऑन बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक डिस्कशन कर रहा है, और उसमें ये बात उठ रही है कि एक तो नेशनल हेल्पलाइन बननी चाहिए और एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए कि जो वाइफ्स इस तरह से छोड़ दी जाती हैं उनके आत्मसम्मान के लिए और उनकी लाइफ के लिए आगे क्या किया जा सकता है। कंसल्टेशन के पास दो ब्रॉड टॉपिक्स हैं। एक तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम्स क्या फेस किए जाते हैं इंडियन वुमेन के द्वारा जो पीआईओ से यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या एनआरआई से शादी करती हैं, और दूसरा चैलेंजेस फेस्ड बाय डेजर्टेड वाइफ्स इन द लीगल सिस्टम इन इंडिया एंड अब्रॉड। और लीगल सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एक महिला को सहने पड़ेंगे भारत में और जिस देश में वो गई है एनआरआई के साथ शादी होके उस देश में। द कंसल्टेशन डिड नॉट हाउएवर डिस्कस वेदर इंडिया शुड साइन द हेग कन्वेंशन। बात ये भी उठ रही थी कि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया हेग कन्वेंशन साइन कर ले, कि वेदर इंडिया शुड साइन द हेग कन्वेंशन विच रिक्वायर्स दैट इफ अ पेरेंट हैज़ रन अवे विद अ चाइल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ड्यू टू मैरिटल डिस्प्यूट, द चाइल्ड हैज़ टू बी रिटर्न टू द कंट्री फ्रॉम वेयर ही और शी हैज़ बीन रिमूव्ड। तो अब हेग कन्वेंशन ये कहता है कि अगर एक पेरेंट जो है एक बच्चे के साथ भाग गया है एक देश को छोड़ के दूसरे देश में ड्यू टू अ मैरिटल डिस्प्यूट, मान लेते हैं कि अगर कोई एनआरआई है, उसकी वाइफ इंडिया में रह रही है और वो अपने बच्चे को लेके, कोई एनआरआई पर्सन, एनआरआई मेल अपने बेबी को लेके, अपने बच्चे को लेके इंडिया से भागकर दूसरे देश में चला जाए, तो अब यहाँ पे हेग कन्वेंशन ये कहता है कि अगर इस तरह से शादी तोड़कर कोई पर्सन किसी बच्चे को लेके जाता है तो उस बच्चे को पूरा हक है कि वो अपने जो ओरिजिनल कंट्री है वहाँ पे जा सकता है। तो ये हेग कन्वेंशन में कहा गया है। तो अब ये बात यहाँ पे नहीं उठी इस मीटिंग के अंदर कि क्या इंडिया को हेग कन्वेंशन साइन करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया सेंड्स सीनियर डिप्लोमेट्स टू काबुल फॉर टॉक्स विद तालिबान। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हुए, अमेंड करते हुए यहाँ पे जो वो तालिबान के साथ सिंस 1919 से फॉलो कर रहा था कि 1990s में जब तालिबान की रिजीम अफ़गानिस्तान में थी 1991 में, उस टाइम पे इंडिया ने टोटल कट ऑफ कर दिया था तालिबान से, और इंडिया का कहना ये था कि हम तालिबान से बात नहीं करेंगे। लेकिन अपने स्टांस में चेंज करते हुए और प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए भारत ने पहली बार तालिबान से ऑफिशियली बात करने के लिए डिप्लोमेट्स भेजे हैं। पहली बार नहीं कह सकते, इससे पहले कतर में भी देखा गया है या बहरीन में भी देखा गया है कि इंडियन डिप्लोमेट ने बात की है, लेकिन अब तरीके से इंडिया से पूरी टीम गई है बात करने के लिए तालिबान में या अफ़गानिस्तान में तालिबान से बात करने के लिए। तो इंडिया हैज़ सेंट अ मल्टी मेंबर टीम ऑफ सीनियर डिप्लोमेट्स टू अफ़गानिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द इंडियन एम्बेसी इन काबुल वॉज इवैक्यूएटेड इन अगस्त 2021। तो अगस्त 2021 में 15 अगस्त 2021 को जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान में, तो 15 अगस्त 2021 से पहले भारत ने अपनी एम्बेसी खाली करवा ली थी जब ये दिख रहा था कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में अटैक करने जा रहा है। फॉलोइंग द अराइवल ऑफ द तालिबान एट द अफगान कैपिटल, तो काबुल से जो भी इंडियन डिप्लोमेट्स थे, इंडियन एम्बेसी में रहने वाले जितने भी लोग थे, तो उनको खाली करवा दिया गया था। ड्यूरिंग डिस्कशंस विद द इंडियन डेलीगेशन हेल्ड ऑन थर्सडे, तालिबान अर्ज्ड इंडिया टू रीओपन इट्स एम्बेसी इन काबुल। तो तालिबान ने अर्ज किया है इंडिया से कि वो अपनी काबुल की जो एम्बेसी है उसको वापस से ओपन करे। द इंडियन टीम इज़ बीइंग लेड बाय जेपी सिंह, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीज़न के एमईए के। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अफगानिस्तान में जो इंडिया की असिस्टेंस से हो रहा है। एक तो इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया गया है काबुल में, फिर एक हबीबिया हाई स्कूल बनाया गया है जिसको रेनोवेट किया गया है भारत सरकार की असिस्टेंस से, और एक चिमटाला इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन बनाया गया है जो भारत के पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने बनाया है
जिससे कि काबुल में बिजली सप्लाई किया जा सके। अगर कभी इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के ऊपर लिखने के लिए आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि इंडियन असिस्टेंस से अफगानिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं कास्ट सर्वे के लिए। तो बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 500 करोड़ रुपीज़ देगा कास्ट सर्वे करवाने के लिए। तो तब बिहार कैबिनेट गेव इट्स नोट फॉर अ हेड काउंट ऑफ ऑल कास्ट इन द स्टेट, की पूरे बिहार में हेड काउंट किया जाएंगे, यानी कि गिने जाएंगे, पॉपुलेशन गिना जाएगा कि किस कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है। एलोकेटिंग अ बजटरी आउटले ऑफ ₹500 करोड़ फॉर द मेमोथ एक्सरसाइज, और ये डेडलाइन दी गई है इसकी कि फरवरी 2023 में इसकी डेडलाइन रखी गई है कि तब तक कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट इन द पैसिफिक आइलैंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें ये देखा जा रहा है कि जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे देश हैं वहाँ पे पैसिफिक ओशन में, वहाँ पे चाइना का जो बढ़ता क्लाउड है उसके वजह से इंडो पैसिफिक रीजन की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरह से चेंज हो रही है उसकी बात की जा रही है। तो ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, China's effort to push through a comprehensive framework deal, the draft of which was leaked earlier, failed to gain consensus among the PICs, यानी कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़। तो अभी जो एक मीटिंग हुई है 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ की, उसमें पहले चाइना का ये एफर्ट हो रहा था कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डील लेके आए, यानी कि एक ऐसी डील लेके आए जो चाइना को उन स्टेट्स में, यानी कि वो जो 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक अपना दबदबा रखने का मौका दे सकें। लेकिन जब इन कंट्रीज़ की मीटिंग हुई तो इन कंट्रीज़ ने चाइना की उस बात को ठुकरा दिया या उस बात को इतनी वैल्यू नहीं दी। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ की देखें तो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ आर अ क्लस्टर ऑफ 14 स्टेट, ये 14 देश हैं जो कि लोकेटेड हैं लार्जली इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच के ये देश हैं। और जिसमें कौन कौन से देश हैं, एशिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिकाज़ हैं। दे इंक्लूड, अभी अगर हम आइलैंड्स देखें तो कौन कौन से मिलेंगे आपको कंट्रीज़, एक तो कुक आइलैंड्स है, फिजी है, किरिबात है, फिर मार्शल आइलैंड्स है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स और टोंगा, तुवालू और वानातुआ, यानी कि छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ये इन कंट्रीज़ की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका ये समुद्र में है, तो इनकी जो सी शोर है, यानी कि जो इनकी समुद्र की सीमा है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, जिसकी वजह से समुद्र से आप काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो द आइलैंड्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। तो 3 तरीके से डिवाइडेड हैं ये जितने भी आइलैंड्स हैं, एक तो माइक्रोनेशिया, एक मेलानेशिया और एक पोलिनेशिया। तो इस रूप में डिवाइडेड हैं। द आइलैंड्स आर वेरी स्मॉल इन लैंड एरिया में तो ये बहुत छोटे हैं, एंड आर स्प्रेड वाइड अक्रॉस द वास्ट इक्वेटोरियल स्वाथ ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में फैले हुए हैं। एज अ रिजल्ट दो दे आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। हालांकि देखा जाए तो ये कंट्रीज़ दुनिया के सबसे छोटों में से और सबसे कम पॉपुलेशन वाले देशों में से एक हैं, लेकिन इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। देखा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि अगर ये भारत की सीमा है, अगर ये भारत का तट है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम बात करें तो 200 नॉटिकल माइल तक जो चारों तरफ का जो एरिया होगा, या 200 किलोमीटर तक का जो चारों तरफ का एरिया होगा भारत के, उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हक होते हैं भारत के पास कि वो यहाँ पे अपनी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे ऑयल ड्रिलिंग करना हो गया या मछली पकड़ना हो गया, कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो अलाउ होती हैं किसी भी कंट्री को। तो अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें तो इन कंट्रीज़ के चारों तरफ समुद्र है, तो इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप वहाँ से कुछ सामान निकाल सकें। Large exclusive economic zone translate into huge economic potential due to possibility of utilizing the wealth of fisheries। एक तो आपको मछली पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि वो आपका एरिया है, एनर्जी में, मिनरल्स में और दूसरे मरीन रिसोर्सेज में प्रेजेंट इन सच जोन्स। तो उस जोन में, उस जगह पे जो भी मिनरल्स अवेलेबल होंगे या जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी समुद्र में, उन सब चीज़ों पे आपका हक होगा। हैंस दे प्रेफर टू बी आइडेंटिफाइड एज बिग ओशन स्टेट्स रादर देन स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। तो ये सब कंट्रीज चाहते हैं कि इनको बिग ओशन स्टेट्स कहा जाए, ना कि इनको स्मॉल आइलैंड स्टेट्स कहा जाए, क्योंकि इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। इनफैक्ट किरिबात एंड फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया बोथ, जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं, हैविंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लार्जर दैन दैट ऑफ इंडिया। तो किरिबात का और इनका देखा जाए
FSM का देखा जाए यानी कि फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया का देखा जाए तो इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत से भी बड़ा है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि देश बहुत छोटे हैं लेकिन इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत से ही बड़ा है। तो दीज कंट्रीज हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेजर पावर राइवलरी एज स्प्रिंग बोर्ड्स फॉर पावर प्रोजेक्शन एंड लैब फॉर डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। ड्यू टू द रिमोटनेस ऑफ दीज आइलैंड्स फ्रॉम द सोवियत यूनियन एंड मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ मेजर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट साइट्स भी जो हैं US, UK, फ्रांस की, वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। क्योंकि ये सोवियत यूनियन से और बाकी जो मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स थे उनसे दूर था, तो US ने, UK ने, फ्रांस ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की जो साइट्स थी वो भी इन कंट्रीज़ के आसपास बना रखी हैं। इन एडिशन 14 PICs बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये जो 14 देश हैं ये अपना आपको शेयर्ड इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जोड़ते हैं फॉर एज मैनी नंबर ऑफ वोट्स इन द यूनाइटेड नेशंस। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे देश बड़ा हो चाहे देश छोटा हो, उसकी वैल्यू एक ही वोट की होती है यूनाइटेड नेशंस में। तो जिस भी कंट्री के फेवर में ये सभी कंट्रीज़ होंगे उस कंट्री को एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एज मिलेगी यूनाइटेड नेशंस में जब भी उसे किसी मुद्दे पे, किसी इशू पे वहाँ पे वोट डलवाना होगा। तो वोटिंग के टाइम पे ये देखा जाता है कि किस कंट्री के फेवर में कौन, कितने कंट्रीज़ वोट डाल रहे हैं। तो अगर ये सभी कंट्रीज़ इंडिया के फेवर में होंगी 14 के 14, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये 14 कंट्रीज़ वोट करेंगे इंडिया के फेवर में। तो एंड एक्ट एज अ पोटेंशियल वोट बैंक फॉर मेजर पावर्स टू मोबिलाइज इंटरनेशनल ओपिनियन। तो इंटरनेशनल ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए ये एक वोट बैंक की तरह काम करते हैं छोटे देश। तो इसलिए छोटे देशों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको यानी कि बड़े देशों को जो कि लैंड में भी बड़े हैं, लैंड एरिया में भी बड़े हैं और पॉपुलेशन में बड़े हैं, उनको इन छोटे देशों की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम इनकी हेल्प करेंगे तो ये हमारी हेल्प इंटरनेशनल फोरम्स में करेंगे, लाइक यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, अलग अलग जगहों पे। तो हाउ डज चाइना सीक टू अचीव फ्रॉम द PICs एंड हाउ, तो जो PICs हैं लाई इन द नेचुरल लाइन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ चाइनाज मैरीटाइम इंटरेस्ट एट अ टाइम जब क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग चल रहा है और ये एक इंडो पैसिफिक फोर्स निकल के आ रही है। चाइना को लगता है कि जो इंडो पैसिफिक फोर्स बन के आ रही है क्वाड के थ्रू वो चाइना के अगेंस्ट है। द नीड टू इन्फ्लुएंस द PICs बिकम इवन मोर प्रेसिंग फॉर चाइना। तो अब चाइना चाहता है कि वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को अच्छे से प्लीज़ कर सके, जिससे कि वहाँ पे वो अपनी जो उसकी जितनी भी मंशाएँ हैं उसको वहाँ पे पूरी कर सके। दे आर लोकेटेड बियॉन्ड चाइनाज फर्स्ट आइलैंड चेन विच रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज फर्स्ट थ्रेशोल्ड ऑफ मैरीटाइम एक्सपेंशन। PICs आर लोकेटेड जियो स्ट्रेटेजिकली इन वॉट इज़ रेफर्ड टू बाई चाइना एज इट्स फार सीज। तो PICs पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड हैं, चाइना उस जगह को फार सी कहता है। द कंट्रोल ऑफ विच विल मेक चाइना एन इफेक्टिव ब्लू वाटर कैपेबल नेवी। तो अगर चाइना ने वहाँ पर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड उन कंट्रीज़ में अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू कर दिया तो चाइना की प्रेजेंस ब्लू वाटर कैपेबल नेवी हो जाएगी। यानी कि वो चाइना की जो नेवी है वो इतनी सशक्त हो जाएगी कि वो इतने बड़े एरिया को भी कवर कर सकती है। एन एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट फॉर बिकमिंग अ सुपर पावर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को आप सुपर पावर बनने से पहले आप अपने आपको ये प्रूफ करना होगा। तो जो 4 PICs हैं जिसमें कि तुवालू, पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स और नाउरू, ये ताइवान को भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, यानी ये मानते हैं कि ताइवान अपना में एक देश है। तो ये भी देखना होगा कि ये चारों कंट्रीज़ अभी चाइना के अगेंस्ट है इस पॉलिसी में कि ताइवान को मानते हैं, जबकि चाइना का कहना ये है कि ताइवान एक कंट्री नहीं है बल्कि वो एक चाइना का ही पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि स्मॉल एयरक्राफ्ट सब स्कीम अंडर RCS उड़ान नोटिफाई। तो एक छोटे एयरक्राफ्ट की सब स्कीम को नोटिफाई किया गया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान स्कीम के तहत, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किया है एक स्मॉल एयरक्राफ्ट सब स्कीम 2022। तो स्कीम का एम है टू फैसिलिटेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी, की रीजनल एयर कनेक्टिविटी हो विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन ऑपरेशन थ्रू स्मॉल एयरक्राफ्ट। तो छोटे जो स्मॉल एयरक्राफ्ट जो होते हैं या समुद्री विमान जो होते हैं उनके तहत हम या उनके थ्रू लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँ। इट ऑल्सो एम्स टू प्रमोट अफोर्डेबिलिटी। सबसे बड़ी बात यह है कि अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जो भारत के लोग हैं वो ईजिली इन प्लेन्स का सफ़र जो है वो अफोर्ड कर सकें बाय प्रोवाइडिंग कंसेशंस और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, फिर फंडिंग द गैप बिटवीन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग दीज रूट्स एंड रेवेन्यू। स्कीम विल बी ऑपरेशनलाइज्ड इन स्टेट्स एंड एयरपोर्ट्स, water aerodromes, helipads which support regional air transport operations by providing concessions and 100% financial support। तो ये स्कीम उन स्टेट्स में या उन एयरपोर्ट पे, वाटर एयरोड्रोम्स पे, हेलीपैड्स पे होगी जहाँ पे वो स्टेट्स 100% फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए राजी हैं।
द स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 साल के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। इसके फीचर्स क्या हैं? एक तो सपोर्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक्साइज ड्यूटी जो है 2% से कम कर दी जाएगी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, यानी उस तेल पे जो इन प्लेन्स में डलता है, जब तक जीएसटी के अंदर वो नहीं आती। फिर कोड शेयरिंग अरेंजमेंट की जाएगी। तो कोड शेयरिंग का मतलब क्या होता है? कोड शेयरिंग एक मार्केट अरेंजमेंट होता है जिसमें एयरलाइंस प्लेसेस इट्स फ्लाइट कोड ऑन अ फ्लाइट ऑपरेटेड बाय अनदर एयरलाइन। तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं अगर कोई प्लेन उड़ रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, उसमें सीट्स खाली हैं, तो दूसरी कंपनी क्या करती है कि वो अपना फ़्लाइट कोड उस फ्लाइट पर दे देती है, जिससे कि लोग उसको बुक करवा सकें। इससे दोनों कंपनियों का फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि जो फ़्लाइट है वो खाली ना जाके पूरी भर कर जाएगी। सपोर्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट कहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये सपोर्ट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट वैट कम करेगा 1% से एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे, जिससे कि तेल सस्ता हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग विद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, जिससे कि फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके इन प्लेन्स की मदद के लिए। प्रोविजन ऑफ कनेक्टिविटी, यूटिलिटी सर्विसेज एंड फायर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। फिर एरोड्रोम ऑपरेटर्स क्या हेल्प करेंगे? तो सपोर्ट मिलेगा ऑपरेटर्स ऑफ एयरपोर्ट का, वाटर एरोड्रोम्स का और हेलीपैड्स का, कि नो लिवाई ऑफ लैंडिंग की कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा जब भी प्लेन लैंड करेगा। नेविगेशन के लिए पार्किंग चार्जेस जितने भी लगते थे फ्लाइट्स पे, वो सब एयरपोर्ट्स के द्वारा या एरोड्रोम्स के द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। अलाउइंग सिलेक्ट एयरलाइन ऑपरेटर्स द राउंड्स ऑफ ग्राउंड हैंडलिंग फॉर देयर फ्लाइट्स। नेक्स्ट आ रहा है गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ई बोर्डिंग, यानी कि डिजी यात्रा नोटिफाइड। तो कुछ गाइडलाइंस हैं ई बोर्डिंग के लिए, डिजी यात्रा के लिए, उसको नोटिफाई किया गया है। तो DGCA इशूड गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बोर्डिंग प्रोसेस डिजी यात्रा। तो DGCA जो है, डायरेक्टरेट जनरल जो है सिविल एविएशन का, उसने अप्रूव किया है कि ई बोर्डिंग प्रोसेस जो है डिजी यात्रा वो लागू हो जाना चाहिए। तो डिजी यात्रा एक डिजिटल इकोसिस्टम है फॉर पेपरलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स, कि इसमें पेपरलेस प्रोसेसिंग होती है पैसेंजर्स की, यानी कि इसमें उनको कोई पेपर की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके फ़ोन में जो डेटा होगा उसी की हेल्प से, जो QR कोड होगा या बार कोड होगा, उसी के स्कैन करने की वजह से जितनी भी डिटेल्स हैं उनकी वो सब आ जाएंगी। उनको पेपर मोड में काम नहीं करना होगा। सच एस एंट्री चेक, यानी कि एंट्री चेक पे, सिक्योरिटी चेक पे, बोर्डिंग पे, एयरपोर्ट्स पे, जहाँ जहाँ भी काम करना है वो सिर्फ अपने क्रेडेंशियल्स फ़ोन में दिखा सकते हैं, उनको पेपर प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रेडेंशियल्स की बात करें, द पैसेंजर नीड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन मे क्रिएट अ डिजी यात्रा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पैसेंजर होगा वो भारत का नागरिक ही हो, वो एक फॉरेनर भी हो सकता है। भारत का नागरिक होना डिजी यात्रा पे अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी या यूपीपी से इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि डिजी यात्रा के लिए जो एक आईडी बनती है वो पर्सन भारत का ही होना चाहिए क्या? तो ऐसा नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो भारत का ही हो, वो बाहर का भी हो सकता है। द पैसेंजर नीड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन मे क्रिएट अ डिजी यात्रा क्रेडेंशियल विद आइडेंटिटी डेटा, ट्रैवल डेटा और हेल्थ डेटा के साथ। तो ऑल दीज डेटा पॉइंट्स विल बी टैग्ड टू द यूनिक बायोमेट्रिक सिग्नेचर ऑफ द पैसेंजर। जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो एक सिक्योर वॉलेट में स्टोर होंगे स्मार्टफोन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नहीं बनाया जाएगा पैसेंजर के डेटा का। यानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट इस डेटा को नहीं लेगी, वो जो डेटा होगा वो पर्सन के फ़ोन में ही सेव रहेगा। पर्सन चाहे तो उसको किसी भी टाइम डिलीट कर सकता है और गवर्नमेंट के पास वो डेटा नहीं जाएगा। एंड क्रेडेंशियल्स विल बी शेयर्ड विद एयरपोर्ट, एयरलाइन एंड रेगुलेटरी एजेंसीज एट द टाइम ऑफ ट्रैवल। और इनके साथ वो ट्रैवल के साथ जब ट्रैवल कर रहा होगा पर्सन तो इनके साथ वो शेयर कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसको रिटेन नहीं करेगा। द एयरलाइन मस्ट वर्क विद द डिजी यात्रा central ecosystem to create and receive the credentials of passenger for domestic travel. This will later be extended to international travel. तो बाद में इसको इंटरनेशनल ट्रेवल में भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पैसेंजर मस्ट ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू सबमिट हेल्थ सर्टिफिकेट विद डिजी यात्रा। नेक्स्ट आता है केप टाउन कन्वेंशन की बात करें तो एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, उसको केप टाउन कन्वेंशन कहा जा रहा है। और एक प्रोटोकॉल है ऑन मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट। तो एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट पे एक प्रोटोकॉल है जिसको केप टाउन प्रोटोकॉल कहा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केप टाउन कन्वेंशन या केप टाउन प्रोटोकॉल जो है वो एयरक्राफ्ट के लिए यानी कि एरोप्लेन से संबंधित है। कन्वेंशन या प्रोटोकॉल का एम है टू अचीव एफिशिएंट फाइनेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए एफिशिएंट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी फाइनेंसिंग हो, यानी कि ऐसा वित्तीय लेन देन हो जो एफिशिएंट हो अपने आप में, सच एज एयर फ्रेम्स, हेलीकॉप्टर्स और इंजन्स टू इम्प्रूव द अफोर्डेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन, जिससे कि लोग उनको अफोर्ड कर पाएँ प्लेन्स को चलाना। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द कन्वेंशन इन 2008। तो भारत इस कन्वेंशन की पार्टी, केप टाउन कन्वेंशन की पार्टी 2008 में बन गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि केप टाउन कन्वेंशन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है।
नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट फॉर 4G मोबाइल सर्विसेज एट सिक्योरिटी साइट्स इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज अप्रूव। 4G मोबाइल सर्विसेज के लिए एक प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया है सिक्योरिटी साइट्स में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज़ में, यानी कि वो एरिया जो नक्सलवाद या माओवाद से ग्रसित हैं उन एरिया में पहले 2G सर्विसेज चला करती थी, यानी कि जो मोबाइल साइट्स थी या फ़ोन की साइट्स थी वो 2G में चला करती थी। अब उसको बढ़ाकर 4G साइट्स कर दिया गया है, यानी कि उन पे हैवी डेटा भी लोड हो सकता है। तो इसके लिए BSNL को कहा गया है कि वो इस एरियाज़ में काम करेगा। ए प्रोजेक्ट फॉर अपग्रेडिंग 2G मोबाइल सर्विसेज टू 4G सर्विसेज एट सर्टेन सिक्योरिटी साइट्स इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। एक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की 1885 करोड़ रुपए, जिसका टेंडर निकला है। इसमें कॉस्ट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 5 ईयर्स, तो इस 5 सालों के लिए ऑपरेशन की कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों चीज़ों का टेंडर जो है 5 साल के लिए निकाला गया है, जिसकी कुल कीमत 1885 करोड़ है। तो BSNL विल एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट एंड मेंटेन द साइट्स फॉर अनदर 5 ईयर्स। तो BSNL इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा और इन साइट्स को दूसरे 5 सालों के लिए और ज़्यादा अपने कॉस्ट पे इसको मैनेज भी करेगा। जो प्रोजेक्ट है वो USOF के थ्रू फंड किया गया है, यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिक फंड, ये भारत ने बनाया था। तो इसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत बनाया गया है, जिससे कि वाइड स्प्रेड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और अफोर्डेबल एक्सेस मिल सके क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए। यानी जिन एरियाज़ में इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज नहीं हैं तो उन जगहों पर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए USOF से फंड ले लिया जाता है, जो भारत के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत बनाया गया है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सरकार ने कहा है, कैबिनेट ने कहा है कि फोर्टिफाइड राइस को, यानी कि ऐसे राइस जिनको फोर्टिफाई कर दिया गया हो, यानी कि जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जोड़ दिए गए हों, उन चावलों को बेचा जाना चाहिए या उन चावलों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस थ्रू द PDS अक्रॉस द कंट्री बाय 2024। जो राइस फोर्टिफिकेशन है ये अपना में एक प्रोसेस है जहाँ पे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 को ऐड कर दिया जाता है चावल में, जिससे कि मैल न्यूट्रिशन की कमी से बचा जा सके। मैल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपकी बॉडी में खाना तो पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, लेकिन खाने के साथ जो विटामिन और मिनरल्स जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सही मात्रा में अगर ना हो तो इसको हम हिडन हंगर भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसी भूख है जो छुपी हुई है कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है अलग अलग विटामिन, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, लेकिन आपका पेट तो भर रहा है रोटी चावल खा के, लेकिन उससे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये स्कीम किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएगी उसको हम देख सकते हैं कि सबसे पहले मार्च 2022 तक ICDS और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी कि PM पोषण जो स्कीम है और मिड डे मील स्कीम, तो इनके तहत काम चल रहा था। तो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है मार्च 2022 में। मार्च 2023 तक कहा जा रहा है कि जो टारगेटेड PDS है उसके तहत काम हो जाएगा, और टारगेटेड PDS और दूसरी वेलफेयर स्कीम के तहत मार्च 2024 में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जितना भी इसका कॉस्ट लगेगा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा, और 2700 करोड़ रुपए उनका मानना है कि 2700 करोड़ रुपए एनुअली खर्च होंगे पूरे देश भर में राइस को फोर्टिफाई करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन देवस्थल सीज फर्स्ट लाइट। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया गया देवस्थल उत्तराखंड के अंदर, और ये 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। सो द फर्स्ट लाइट रिसेंटली गेजिंग आउट फ्रॉम इट्स वेंटेज ऑन देवस्थल, जो कि हिल है उत्तराखंड में, ऑन टू द डीप स्काई। टेलीस्कोप ने इमेजेस ऑब्टेन करी हैं दैट कैन हेल्प ऑब्जर्व ट्रांजिएंट फिनोमिना जैसे सुपरनोवा और रिकॉर्ड द प्रेजेंस ऑफ स्पेस डेब्री और मेटेरोइड्स। तो ये सुपरनोवा वगैरह को देखने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इसके साथ साथ जो स्पेस डेब्री है, स्पेस डेब्री का मतलब है कि स्पेस में जो डेब्री है यानी कचरा जो है और मेटेरोइड जो आते हैं बेसिकली, यानी कि ये स्काइज़ को देखने के लिए हेल्प किया जाएगा, यानी स्काइज़ को देखने में हमारी हेल्प करेगा। द टेलीस्कोप हैज़ बिन बिल्ड बाय अ कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम कनाडा, बेल्जियम और इंडिया। तो कनाडा से, बेल्जियम से और इंडिया से मिलके, इन तीनों देशों के साइंटिस्ट ने मिलके इस टेलीस्कोप को बनाया है। इट इज़ लोकेटेड एन एल्टीट्यूड ऑफ 2400 मीटर्स ऑन द देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस ऑफ द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो नैनीताल में जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है तो उसमें इसको बनाया गया है, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर DST। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के लिए कि जो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे, ये जो भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे यानी उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो इसके लिए तो यही है फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो एक ही है। तो ये थे
बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।